टॉपिक है कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। पहले कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी में आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में पढ़ा है, सब्जेक्ट में। कब होगा? दो आइडेंटिटी के एग्रीमेंट्स है ना, उसके अलग अलग स्टेप्स है। प्रॉमिस करेगा, कंसिडरेशन होगा, कंसेंट होगा, है कि नहीं? अलग अलग स्टेप जो है। तो उसी तरह से स्टेट के लायबिलिटी की बात आई कि कॉन्ट्रैक्ट स्टेट के साथ होगा। स्टेट कहां दिखता है? कैन यू सी स्टेट? स्टेट बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखता नहीं है। आपको कहा जाएगा कि स्टेट दिखाइए तो आप लेखपाल को दिखा सकते हैं, कलेक्टर को दिखा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को दिखा सकते हैं। स्टेट दिखता नहीं है, तो लायबिलिटी कैसे बनेगी? तब आर्टिकल 298 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, उसने वो सरकार को कहता है कि ट्रेड कर सकता है, ये बिजनेस कर सकता है, ठीक है ना? और उस ट्रेड और बिजनेस के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना? आर्टिकल 298 में स्टेट को ये पावर है। स्टेट कौन हो सकता है? आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे? क्या क्या तरीका है कॉन्ट्रैक्ट करने का? तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा तो नेशनल लेवल पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, जो आर्टिकल 299 में मेंशन है। और स्टेट में गवर्नर के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वहीं पे ये भी बात कही गई है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इसके लिए आर्टिकल 300 में इसको स्यू नहीं किया जा सकता, मतलब इन पे इसके लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फिर रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ने के बिहाफ पर सरकार में जो कर्मचारी हैं उनको अथॉरिटी दी गई है कि कौन गवर्नर और प्रेसिडेंट के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर करेगा फाइनली। अब इस सिग्नेचर के तहत जो कोई भी सपोज करिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी चीफ मिनिस्टर के नाम में नहीं होगा, चीफ सेक्रेटरी के नाम में नहीं होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम में नहीं होगा, कलेक्टर के नाम में नहीं होगा। जब भी होगा तो आइदर प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है ना? इसीलिए आप गवर्नमेंट के हमेशा देखेंगे बाय दी this authority provided by the governor or president, ये टेंडर हम निकाल रहे हैं, लाइक दैट। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को कहीं पे भी इसके लिए निजी तौर पे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अब बात आती है कि ये जो बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ये कब ब्रीच भी होती है? ब्रीच होगी तो उत्तरदायी कौन होगा? तो ये बात एक फेमस लीडिंग केस है, एनके कंपनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया फाइनेंस। तो उस कंपनी में क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें रेलवे के किसी जूनियर ऑफिसर ने साइन कर दिया था, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में साइन ऑथराइज्ड नहीं था। तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना गया और उस कंपनी को उसके लिए कॉम्पेंसेट किया गया कि आप ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्पिटेंट आदमी ने साइन किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया। तो इस तरह से ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड की बात आई। तो ये कुल मिलाकर के आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 298 स्टेट को एम्पावर करता है कि कोई भी ट्रेड करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। आर्टिकल 299 ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्रीड, ठीक है ना? और वो एक्शन में आएगा। 300 में क्या है? प्रेसिडेंट कांट बी स्यूड और गवर्नर पर्सनली, लेकिन जो अथॉरिटी साइन करेगी वो रिस्पांसिबल होगी, वो लायबल होगी स्टेट के बिहाफ में अगर किसी तरह का ब्रीच होता है तो। So this is all about liability of the state regarding contract. यहाँ तक में आपका कोई सवाल हो तो। Now coming to the tortious liability. तो tortious liability means
जब कोई सिविल रॉन्ग होगा, जब कोई अपकृत्य किया जाएगा, जब कोई ऐसा काम किया जाएगा जो गलत हो लेकिन कहीं कहीं कानून में उसका वर्णन नहीं है, तो इस तरह के टॉर्शियस लायबिलिटी की बात की गई। टॉर्शियस लायबिलिटी में क्योंकि हमारे पास में कोडेड लॉ नहीं है, तो हम लोगों ने कई जगह पे इसको इंटरप्रेट किया है, इस पे आएंगे। पहले हम देख रहे कि कैसे टॉर्शियस लायबिलिटी में दो बातें आई। एक तो बात आई थी सॉवरेन फंक्शन की और एक बात आई थी नॉन सॉवरेन फंक्शन की। तो हम टॉर्शियस लायबिलिटी को तीन कालखंड में विभाजित करते हैं अपनी सुविधा के लिए। पहला है प्री इंडिपेंडेंस, मींस बिफोर 1947। सेकेंड पार्ट इज 1947 टू 1980 और थर्ड पार्ट इज 1980 ऑनवर्ड्स टिल डेट। तो जब इन तीन पार्ट्स में बात करते हैं, आते हैं प्री इंडिपेंडेंस में, तो एक पहला केस आया जहां से कि ये सोवरेन और नॉन सोवरेन की बात आई सामने। उसमें पहला केस था P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस स्टेट, मतलब ब्रिटेन का के साथ ये केस था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस केस में क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी थी और उसमें नेविगेशन कंपनी को कुछ घाटा हो गया जो सरकार के साथ उसका बॉन्डेज था, तो वहां पे उसको कंपेंसेशन मिला। तो वहां पे हुआ भाई यहीं से वो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन की बात आने लगी इसी P&O स्टीम कंपनी के साथ। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरा केस आता है जो इंडिया का केस है। उसमें क्या होता है कि एक श्याम सुंदर है जो स्टेट ऑफ राजस्थान के वर्सेस ये केस है, श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हुआ क्या कि वो गांजा के लिए लाइसेंस लेना चाहते थे। उन्होंने गांजा के लिए लाइसेंस अप्लाई किया, रॉन्गफुली बाय टॉर्शियस एक्टिविटीज वो गांजा का लाइसेंस उनको नहीं दिया गया। और इसमें जब उन्होंने कंप्लेन किया तो कहा गया कि नहीं, ये तो सॉवरेन स्टेट है, गवर्नमेंट का जो है ये गवर्नमेंट सॉवरेन है, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, भले ही वो गलत तरीके से लाइसेंस को डिनाई कर दिया गया। तो यहाँ पे एक सॉवरेन नॉन सॉवरेन का ये केस आ गया। तीसरा केस भी राजस्थान से ही आया जहां पर कि विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे क्या था कि एक गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी, वो जा रही थी, फेमिन का सामान ले, फेमिन मतलब अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल की सहायता के लिए लोगों के पास में वो गाड़ी जा रही थी लेकर के, और उसके ड्राइवर ने एक एक्सीडेंट कर दिया। उसमें क्या हुआ कि विद्यावती का हस्बैंड जो है वो ही वाज डेड, but time to kill he died in out of that accident। तो जब वो मर गया तो विद्यापति ने केस किया तो इसमें विद्यापति को कंपेंसेशन मिला, यह मानते हुए कि ये सोवरेन फंक्शन नहीं था। तो यहां तक में तो आप सोवरेन नॉन सोवरेन में देखिए कि कैसे मतलब चल रहा है, डिबेटेबल है एक तरह से। फिर इंडिया का एक केस आया, चौथा केस है जो इंडिया का है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का केस है, कंजारी लाल का है। उसमें क्या हुआ कि पुलिस ने कंजारी लाल को घर बुला लिया, अपने हाजत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया। उसके पास में सोना बहुत था वो रख लिया। वो सोना पुलिस ऑफिसर्स ने मिली भगत से या जैसे भी हो उसको गायब कर दिया। जब कंजारी लाल ने इस विषय में क्लेम किया तो कहा गया कि चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट का ये सॉवरेन फंक्शन था, इसलिए सरकार उत्तरदायी नहीं है और सोना नहीं मिलेगा। तो ये इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। अब यहीं पे बात आई कि तब बहुत क्रिटिसाइज हुआ इसका, लेकिन उसके बाद भी टॉर्ट में लायबिलिटी ऑफ स्टेट में कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुए। और अब देखिए कि टॉर्ट में क्या है, टॉर्ट का प्रिंसिपल क्या है, एक विकैरियस लायबिलिटी का। विकैरियस लायबिलिटी मतलब विकैरियस का ऑर्डिनरी मीनिंग होता है इमेजिनरी। जैसे आई ट्रैवल्ड फ्रांस विकैरियसली, मतलब हमने किताब पढ़ के फ्रांस घूम लिया है। हम फ्रांस गए नहीं हैं लेकिन हमने किताब पढ़ के फ्रांस घूम लिया है। सो आई विल से
आई हैव ट्रैवल्ड फ्रांस विकैरियसली, तो उसी से मिलता जुलता मीनिंग यहाँ पर भी है कि विकैरियस का मतलब दूर वाला जो है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, वो लाइबल होता है। इसके लिए एक दो मैक्सिम्स है। पहला है रिस्पोंडिएट सुपीरियर। रिस्पोंडिएट सुपीरियर का मतलब है कि हमेशा जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में जो मास्टर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके फैक्टर्स भी हैं कि सपोज करिए कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पोस्टमैन आता है, पहले मनी ऑर्डर लेके आता था, पोस्टमैन में आया 10,000 रुपए का मनी ऑर्डर देना था, रास्ते में कुछ कोई घटना हो गई। अब ये सॉवरेन फंक्शन होगा कि नॉन सॉवरेन फंक्शन होगा, वो डिलीवर नहीं कर पाया। पोस्टमैन का मनी ऑर्डर पहुंचाना सॉवरेन फंक्शन है कि नॉन सॉवरेन फंक्शन है? At that point of time, only post office was responsible for money order activities. आप मनी ऑर्डर पैसे भेजने का काम केवल पोस्ट ऑफिस से कर सकते थे। So it is a sovereign function. So postman is not liable for any kind of this historic speeding or etc. और दूसरा मैक्सिम है क्वी फेसिट पर एरियम फेसिट पर से, मतलब कि जो मालिक है वही इसका जिम्मेदार है। दोनों मैक्सिम लगभग एक ही मीनिंग कैरी करते हैं। और अब इन्हीं दोनों के आधार पर बाद में केसेस आए और उसमें एक इंपॉर्टेंट केस जो आया वो आया रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो वहां पे ये पाया गया कि क्योंकि स्टेट के पास में तो कुछ स्टेट भी गलती करती है और हम उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं देते हैं, लोग सफर करते हैं। वी आर वेलफेयर स्टेट, हम एक कल्याणकारी राज्य है और हम कोई मदद नहीं करते हैं लोगों की, बल्कि हम गवर्नमेंट के फेवर में ही कर रहे हैं और गवर्नमेंट के गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस विषय को लेकर के रुदल शाह के केस में ये बात आई कि रुदल शाह जो था उसको मतलब डिटेन कर लिया गया, उसके साथ मारपीट हुई, उसको टॉर्चर किया गया थाने में। उसने केस किया और इस केस में सरकार ने कहा कि नहीं, ये सॉवरेन फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट में हैं। हमारे यहाँ वो जो प्रिंसिपल था जो एकता ने बताया था कि द किंग कैन नॉट बी रॉन्ग, वो प्रिंसिपल हमारे यहाँ लागू नहीं होता है। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। और उस केस में रुदल शाह वाले केस में कॉम्पेंसेट किया गया। उसके साथ ही साथ तीन और इम्पोर्टेंट केसेस हैं। एक साहिला कुमारी का केस है जिसमें उसका बच्चा मेन होल में गिर जाता है। हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द मेन होल? स्टेट। नो अदर कैन डू। So this is the sovereign function. The function that only a state can do is the sovereign function. So maintaining manhole, maintaining highways, declaring war, ये सब तो sovereign function है। और कल पहले कहा गया था कि sovereign function के लिए state जो है वो responsible नहीं है। अब यहाँ आ गया रुदल शाह के केस से, उसको टॉर्चर किया, उसको कंपेंसेशन मिला। यहाँ पे कहा गया कि वी आर वेलफेयर स्टेट। सो स्टेट दो इट इज यहाँ पे सोवरेन और नॉन सोवरेन की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ हूसोएवर इज द सफरर विल बी कंपेंसेटेड। दूसरा केस कोई मेन होल वाला है, साहिला कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जिसमें उसका बच्चा गिर जाता है मेन होल में और वो केस करती है और उसको कंपेंसेशन मिलता है। सिमिलरली ऐसे कई सारे केस हैं। और एक वर्डिक्ट जो इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया वो था इंटरनेशनल लॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ने पूरी तरह से एक तरह से ये सॉवरेन और नॉन सॉवरेन का जो डिस्टिंक्शन है इसको समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 294 बी आप देख सकते हैं, आर्टिकल 294 बी अपने अपने बेयर एक्ट में देखिए तो आपको दिखेगा कि वहां पे लिखा हुआ है कि राइट्स, लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। और उसमें कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर एक्टिविटीज। तो जो अदर एक्टिविटीज जो वर्ड था ना, उसी को इंटरप्रेट करके
टॉट के अंदर उसको इंटरप्रेट किया गया और आर्टिकल 21 के साथ जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का मतलब लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब किसी के भी जीने का और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार जो होगा वो जहां कहीं भी हनन होगा वो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन से गवर्न नहीं होगा, बल्कि वो जैसे जैसे हमारे यहाँ टॉट के जो नियम डेवलप हुए हैं उस आधार पर कंपेंसेट किया जाएगा या पनिश किया जाएगा या व्हाटसएवर इट बी, और जो रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाएगी। तो उसमें स्टेट ने नागेश्वर राव वाले केस में ये मामला लगभग क्लियर हो गया कि अब सॉवरेन नॉन सॉवरेन हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अभी भी आरनी है कि कंजारी लाल वाले केस को किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया, इट इज स्टिल नॉट कंट्राडिक्टेड एट ऑल। तो टॉर्सियस लायबिलिटी में ये है, और आर्टिकल 300 तो दोनों के लिए कॉमन है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी और एन नागेश्वर राव वाले केस कोर्ट ने कहा है नागेश्वर राव में एक कहा कि हम वेलफेयर स्टेट है इसलिए सॉवरेन नॉन सॉवरेन का मामला नहीं एन नागेश्वर 1976 का केस है, अपने साबित समझिए लेकिन उस समय थोड़ा जुडिशियल एक्टिविज्म भी इसको बोलते हैं। तो इस केस में ये आया था। और दूसरा पीआईएल वाला जो केस था ना, जिसमें कि मुंबई कामगार संघ और जिसमें कि पीएन भगवती और एन अय्यर ने वर्डिक्ट दिया था, जिसमें कहा था कि वेलफेयर के वर्कर्स के वेलफेयर के लिए किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो ये बातें हुई थी तो ये लायबिलिटी है स्टेट का, टॉर्टियस लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी तो आप लोगों ने डिस्कस किया ही है। तो मेरी तरफ से इतना ही है, थैंक यू। कुछ और आपके सवाल हो तो बताइए। आर्टिकल जरूर याद रखिए, क्योंकि आर्टिकल्स तो आपको जहां मेंशन करेंगे तो लगेगा कि आप लॉ वाले लोग हैं, जो आर्टिकल पढ़ के भी हम बता देंगे। जैसे केमिस्ट्री वाले यूज करते हैं ना, वो पानी नहीं लिखते हैं, वाटर नहीं लिखते हैं, स्टूल लिख देते हैं तो उनका काम चल जाता है। सिमिलरली हमारा काम भी है सेक्शन मेंशन करना, आर्टिकल मेंशन करना। तो इसका ख्याल रखें। और केसेज आप जितने भी रेलिवेंट केसेज और जो अगर आपके पास में रिसेंट केसेज है तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक लीगेसी है केसेज। तो आप जैसे टॉर्सियस एक्ट में आप जोड़ सकते हैं P&O स्टीम कंपनी, स्टीम एंड नेविगेशन कंपनी से लेकर के एन नागेश्वर राव तक के केस को आप अगर कोट कर दे केवल, तो ये यू विल हैव अ गुड ग्रास्प और कमांड ओवर द टॉपिक। थैंक यू। कोई सवाल सर?